मेरा नाम राधा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर और सुशील हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं एक मांगने वाली के घर में पैदा हुई हूँ। मैं और मेरी माँ एक कच्चे मिट्टी के मकान में रहती है। मेरे बापू का बहुत पहले निधन हो गया है। मैं सिर्फ अकेली अपनी माँ की बेटी हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। यही वजह है कि मेरी माँ मुझे घर में कैद रखती थी। मैं हैरान होती थी कि हमारी जात के लोग अपनी बेटियों को लेकर भीख मांगने के लिए जाते हैं। सब मिलकर बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे छिपा कर रखती थी। मैं भी खुश थी कि मुझे यह जिल्लत वाला काम नहीं करना पड़ रहा। इज्जत की रोटी मुझे घर ही मिल जाती है, लेकिन असल हकीकत से तो मैं अनजान थी। कहने को हम लोग बहुत गरीब थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था जो अम्मा मांग कर लाती थी। उसी से हमारे घर का चूल्हा जलता था। लेकिन मेरी माँ की सोच बहुत अलग थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल 7 पर्दों में कैद किया हुआ था। न मेरी कोई दोस्त थी और न ही कोई रिश्तेदार। जिससे भी मिलना होता था, मेरी माँ अकेले ही मिलाती थी। उनका कहना था कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हें छुप कर रहना है। अगर किसी ने तुम्हें मेरे पास देख लिया तो 1000 बातें बनाई जाएंगी और मुझे कोई भी भीख नहीं देगा। तुम मेरी भविष्य की संपत्ति हो। मैं हैरान हो जाती थी कि मेरी माँ इस तरह की बातें क्यों करती हैं, हालांकि मेरे पास न कोई हुनर है और न ही कोई जज्बा। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी, लेकिन उनके असल मकसद से मैं बिल्कुल अनजान थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी। तब अचानक एक दिन मेरी माँ दोपहर के वक्त घर वापस आई थी। मैंने हैरान होकर अपनी माँ को देखा था कि वह इतनी जल्दी क्यों आई है। मैं चहक कर उनके पास गई थी। मैं समझी थी कि शायद वह मुझे खाना देने के लिए आई है, मगर उन्होंने तुरंत अपनी चादर निकालकर मेरे सिर पर डाली थी और मुझे अपना मुंह छुपाने के लिए कहा था। मैंने भी माँ के कहने पर तुरंत अपना मुंह छुपा लिया था। वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले आई थी। मैं हैरान थी कि मेरी माँ मुझे कहाँ लेकर जा रही है। यह जिंदगी के 20 साल मैंने अपने कच्चे मिट्टी के मकान में ही बिताए थे। आज तक मैं किसी वजह से भी बाहर नहीं आई थी। बाहर की दुनिया तो जैसे मैं जानती ही नहीं थी। मेरी माँ सीधे मुझे एक सड़क पर ले आई थी। वहीं करीब एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हैरान हुई थी, भला ये माँ के पास से कहाँ से आई हूँ। उन्होंने दरवाजा खोला था और मुझे बैठने को कहा। मैं चुपचाप अंदर बैठ गई थी। मेरी माँ भी घूमकर मेरे पास आ गई थी। मैं उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, माँ, ये सब कुछ क्या है? हम कहाँ पर जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझा था, बल्कि आगे बैठे हुए ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म दे दिया था। मैं चुपचाप गुजरते रास्ते को देख रही थी। मेरी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बाहर निकलूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखूं, उनमें सफर करूं, लेकिन मेरी माँ मुझे लेकर ही नहीं जाती थी। मुझे आज भी वो पल याद था जब मैं छुपकर अपने घर से बाहर आई थी, लेकिन न जाने मेरी माँ को कैसे पता चल गया था। वह मुझे घसीट कर घर लाई थी और डंडे से खूब मारा था। वह मार का डर मेरे दिल में इस तरह बैठ गया था कि मैंने दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन आज अपनी माँ के साथ ही बाहर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मगर थोड़ी देर बाद ही हमारी गाड़ी एक घर के सामने रुक गई थी। वह घर नहीं, बल्कि कोई आलीशान महल था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत घर पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं तो अपने छोटे से मकान के बारे में जानती थी जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी से उतर गई थी और इस बड़े आलीशान घर में दाखिल हो गई थी। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने भी हमें नहीं रोका था। मैं हैरान हुई थी। अक्सर मैंने माँ के मुंह से सुना था कि ये बॉडीगार्ड हम लोगों को भीख मांगने नहीं देते, फिर इस आदमी ने हमें क्यों नहीं रोका था। मैं हैरान थी। मेरी माँ मुझे इस घर में लेकर दाखिल हो गई थी। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें हरी हरी घास लगी हुई थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। वह घर नहीं, बल्कि बहुत बड़ा कोई महल था। उसकी खूबसूरती बयान करने के लिए मेरे पास शब्द मौजूद नहीं है। मैं इस आलीशान घर में जैसे ही दाखिल हुई तो मैं दंग रह गई थी। सामने ही बड़ा सा झूमर लटका हुआ था। नीचे नरम गद्देदार कालीन बिछा हुआ था। पर्दे लगे हुए थे। सोफे पर एक शोपीस भी मौजूद था जो अपनी कीमत खुद बता रहा था। मेरी माँ मेरा हाथ थामकर सीढ़ियों पर चढ़ गई थी। मैं हैरान हुई हर तरफ निगाहें घुमा रही थी। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरी माँ दाएं दिशा के पहले कमरे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई थी। सामने ही एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई थी, जिसका कपड़ा देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसकी एक नौकरानी उसके पास बैठकर उसके नाखून पर पॉलिश लगा रही थी। मेरी माँ फौरन मेरा हाथ छोड़कर उस औरत के कदमों के पास जाकर बैठ गई थी और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली थी, मालकिन, ये मेरी बेटी है राधा।
राधा, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। मैंने अभी तक अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाया हुआ था। मैं अपनी माँ की बहुत आज्ञाकारी थी। जो मेरी माँ बोल देती थी वह बात तुरंत मान जाती थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। करीब जाकर मैं माँ के पास ही खड़ी हो गई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह औरत बोली थी, तो तुम हो राधा, लग तो वाकई सुंदर और सुशील रही हो, जरा दुपट्टा हटाओ अपने चेहरे से। उनका अंदाज बहुत अजीब था। मुझे यह औरत अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पहली बार जब मैंने इस औरत को देखा था तो मेरी आंखों में उसके लिए वह पसंदगी आई थी, लेकिन अब मुझे सिवा उससे उलझन होने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। मैं खामोशी से सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। मेरी माँ, जो उस मालकिन की तरफ ही ध्यान लगाए बैठी थी, जब मुझे दुपट्टा न हटाते देखा तो फौरन ही मेरा पैर पकड़ते हुए बोली, क्या कर रही हो राधा, दुपट्टा हटाओ। अपनी माँ का हुक्म मिलते ही मैंने वह दुपट्टा हटा दिया था, और जैसे ही उस औरत की निगाह मेरे खूबसूरत चेहरे पर गई तो वह अपनी जगह से फौरन खड़ी हो गई थी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली थी, हैरानी की बात है, कोयले की खान में हीरा भी होता है। इतनी हसीन छोकरी कहाँ से मिल गई है तुझे। 2. मेरी माँ से वह औरत बहुत ही अजीब अंदाज में बात कर रही थी, लेकिन यह मेरे लिए बहुत आम बात थी। मेरी माँ उस औरत को देखते हुए बोली थी, बस कभी कभी कोयले में हीरा भी छुपा होता है। आपको मेरी बेटी कैसी लगी है। मेरी माँ उस औरत को इच्छा भरी निगाहों से देखते हुए बोली, जबकि उस औरत ने मुझ पर एक अजीब निगाह डाली थी और मेरी माँ को देखते हुए बोली थी, ठीक है, तुम अपनी बेटी को बाहर भेज दो, हम दोनों डील कर लेते हैं। मुझे उस औरत की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, जबकि मेरी माँ तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। वह खड़ी होते हुए खुशी से चहकते हुए बोली थी, मेरी बेटी आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। देखना, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी राधा। तुम बाहर बैठ जाओ सीढ़ियों पर, मैं अभी उनसे कुछ बातचीत करके आती हूँ। मुझे हैरानी हुई थी कि मेरी माँ उनसे कौन सी बातें तय करवा रही थी, लेकिन मैं फिलहाल कमरे से बाहर आकर सीढ़ी के एक कोने पर बैठ गई थी। मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। मैं खामोशी से सीढ़ी पर बैठी इस घर की खूबसूरती को गौर से देख रही थी, जब अचानक मुझे नीचे से एक आदमी सीढ़ियां चढ़ता हुआ नजर आया था। उसका ध्यान मोबाइल में लगा हुआ था। जैसे ही मैंने किसी को आता देखा तो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वह आदमी मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा था। वह आदमी यकीनन मेरे हुस्न में खो गया था, मगर मुझे अजीब सी शर्म आ रही थी। मैं बस माँ के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन यह इंतजार लंबे से लंबा हो रहा था। उस आदमी ने एक भरपूर निगाह मेरे हुस्न पर डाली थी और अंदर चला गया था। मैंने उसके कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ खुशी खुशी बाहर आई थी और आते ही मुझे गले लगाकर मेरा चेहरा चूम लिया था। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देख रही थी कि वह इस तरह से क्यों कर रही हैं। वह मुझे देखते हुए बोली, देख राधा, मैं तुझे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। बड़ी मैडम तुझे हर बात समझा देंगी। जैसा जैसा वह बोलती है वैसा ही करना। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। ये लोग हमें बहुत पैसा दे रहे हैं, जिससे हम अपना घर खरीदेंगे, खाने के लिए अच्छा अच्छा सामान खरीदेंगे और कपड़े खरीदेंगे। मैं माँ की बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने फौरन ही अपनी तरफ से रजामंदी जाहिर कर दी थी। जैसा आप कहेंगी वैसा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है, मैं किस मुसीबत में आने वाली हूँ। मैं खामोशी से अपनी माँ को जाता हुआ देख रही थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब वह औरत बाहर आई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था वह मुझे कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अलग होने वाला है। मेरी जिंदगी किसी और नए मोड़ का सफर करने वाली है। वह मुझे लेकर एक कमरे में दाखिल हो गई थी। वह कमरा बहुत खूबसूरत था। उसमें काले रंग का फर्नीचर था और सफेद रंग की चादर बिस्तर पर बिछी हुई थी। वह मुझे उस पर बैठने का इशारा करके सामने सोफे पर बैठ गई थी। मैं खामोशी से सिर झुकाकर उस औरत के सामने बैठी हुई उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। वह मुझे देखते हुए बोली थी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक पल के लिए हैरान हुई थी। हालांकि उस औरत को मेरा नाम पता था, फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन माँ ने कहा था कि इस औरत की मुझे हर बात माननी है। मैं सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोली थी, मेरा नाम राधा है। वह एक और सवाल करते हुए बोली थी, उम्र क्या है तुम्हारी? एक पल के लिए मुझे घबराहट हो रही थी। यह औरत मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही थी?
मगर फिलहाल मैंने सवाल के जवाब देना सही समझी। मैं धीमी आवाज में और बोली थी, मेरी उम्र 20 साल है। उसने सिर को हल्की झुकी हुई गर्दन से हिलाया और फिर जो बात उसने मुझे बताते हुए कही, वह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा करती है। मैं फटी फटी निगाहों से उस औरत को देख रही थी। मैं सिर हिलाते हुए बोली थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। वह बोल रही थी कि मुझे आपकी बात माननी है। यकीनन आप मुझसे घर का झाड़ू पुछवाएंगी, लेकिन यह सब काम मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगी। मेरी जान निकल रही थी जो बात उन्होंने कही थी। वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ऐसा काम करूंगी। मैं उस औरत के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म न करें। मेरी माँ को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। उन्हें आपकी बात समझने में यकीनन कोई गलती हुई है। आप मुझे जाने दें, मैं अपनी माँ से बात कर लूं। उसके बाद ही मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर दरवाजे तक जाती, तब अचानक उस औरत ने एक और बात कही थी जो सुनकर मेरे कदम जंजीर हो गए थे और मैं नम आंखों से उस औरत को देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वह मुझे देखते हुए बोली थी, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना और मेरा काम नहीं किया, जो पैसे मैंने तुम्हारी माँ को दिए हैं उसके 2 गुना वापस करने पड़ेंगे। जिस घर में तुम लोग रहते हो उस घर से भी तुम्हें बेघर कर दिया जाएगा। वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ मकान तोड़ दूंगी, इसलिए तुम्हारे लिए सही होगा कि खामोशी से मेरा हर मतलब पूरा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और रोते रोते जमीन पर बैठ गई थी। मेरी समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी। उस औरत ने चंद और बातें मुझे समझाई थीं और कमरे से चली गई थी। मुझे मालूम था कि अब वो आएगा और मेरी जिंदगी को खराब कर देगा। मैं अभी रो ही रही थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मेरे जिस्म कांप रहे थे। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था। उस औरत का कहना था कि मेरी माँ मेरा सौदा करके गई है, वो भी पूरे 25 लाख में। मुझे उन्हें एक बच्चा पैदा करके देना है और तकरीबन 1 साल तक उनके साथ ही रहना है। ये सब बातें सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। ये लोग हसीन बच्चा चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने मुझे पसंद किया था, लेकिन मेरी रूह कांप रही थी। मैं इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन उस औरत ने साफ कह दिया था कि तुम्हारी माँ एडवांस में कुछ रकम लेकर गई है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी माँ को जो पैसे दिए गए हैं उसका डबल उन्हें देना होगा। ये बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह से उदास हो गया था। क्या मेरी माँ को इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था कि मैं उनकी कुंवारी बेटी हूँ? मैं ये सब कैसे कर सकती थी? उसी वक्त दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई थी और मैं मुरझाई से हालत में लौट आई थी। मेरे जिस्म का रोंग रोंग कांप रहा था। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मुझे दरवाजा खोल देना चाहिए था? अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो ये लोग बेमतलब ही मेरी माँ को फोन करके सताएंगे। यही सोचकर मैं डरते डरते दरवाजे के पास आई थी, लेकिन अभी भी मुझे घबराहट ही हो रही थी। मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जब मेरी माँ पैसे ले चुकी थी तो मुझे ये सब कुछ कबूल करना ही था। मैंने दरवाजा खोल दिया था और मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही सीढ़ियों पर चढ़ने वाला आदमी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी। वो कमरे में दाखिल हो गया था और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मेरा जिस्म का रोंग रोंग कांप रहा था। मैं उस आदमी की जानिब देखते हुए घबराहट भरे अंदाज में बोली, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो। मैं एक इंसान हूं, क्यों दरिंदगी पर उतर आए हो? जबकि वह मुझे हवस भरी नजरों से देखते हुए अपनी शर्ट उतार रहा था। मेरे जिस्म से जान निकल रही थी। मैं एक बार फिर उसके कदमों में बैठ गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा न करो। भगवान ने भी तुम्हें बीवी दिया है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो ऊपर वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह सब भूखे कुत्ते बन गए थे। उसने अचानक मेरा बाजू अपनी दोनों हाथों में पकड़ लिया और मुझे काबू करते हुए बोला, अगर ज्यादा बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अपने आप को सौंप दो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारी खानदान को रौंद कर रख दूंगा। उसकी बातें इतनी भयानक थीं कि मैं खौफ से कांप उठी और फौरन ही उसका हर बात पूरा करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि यह सब कुछ मेरे लिए पहली बार था और यह सब बहुत अचानक हो रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया था और अब मेरे ऊपर आकर वह अपना खेल शुरू कर चुका था। उसने धीरे धीरे मेरी कमीज मेरे जिस्म से अलग करना शुरू कर दी थी और अचानक ही मुझ पर टूट पड़ा। उसके अंदाज में जहरानापन था।
उसके हाथ बेबाक तरीके से मेरे जिस्म पर फैल रहे थे। मेरा खौफ से दम निकलने के करीब आ गया था। उसने अचानक मेरी धड़कनों को दबोच लिया था और मेरे होंठों पर झुक गया था। उसके शरीर में तेजी आती जा रही थी, जबकि मैं तकलीफ से टेढ़ी छिपी रही थी। उसके आगे हाथ जोड़ेच रही थी, मिन्नत कर रही थी कि मेरे साथ ये सब न करो, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हूं। मेरी माँ ने मुझे हमेशा छुपा कर रखा है, मुझे इस तरह से बेपर्दा न करो। लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी गई थी। उस इंसान ने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली थी, मेरी रूह के चीथड्ढे बिखेर दिए थे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। वह मुझे पूरी तरह से ढेर करके बिस्तर पर मेरे बराबर में ही लेट गया था और गहरी गहरी सांस लेने लगा था। काफी देर तक वह मेरे करीब ही रहा था। उसने दोबारा अपनी हैवानियत दिखाना शुरू कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, बस एक बेजान मूरत की मानिंद उसके सामने पड़ी हुई थी। वह जिस तरह से चाह रहा था मुझे इस्तेमाल कर रहा था और फिर कमरे से चला गया था। क्या मेरी माँ ने मुझे इस काम के लिए बेच दिया था? यह ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़ेढे हो गए थे और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ ही रहा था। यह किस तरह का जुल्म मुझ पर क्या जा रहा था, मेरी समझने की सलाहियत खत्म हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था और मैं अब उनके घर पर ही रह रही थी। यह कमरा मुझे ही दिया गया था। जिंदगी तो सुकून में आ गई थी, लेकिन वह शख्स जब जब मेरे करीब आता था तो मेरी धज्जियां उधड़ा देता था। उसका जिस तरह से दिल चाहता था वह मुझे इस्तेमाल करता था, मेरे जिस्म को अपने दांतों से काट लेता था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं रोती थी, लेकिन वह आदमी किसी कीमत पर भी मुझसे दूर नहीं होता था। मैं रो रो कर अपनी माँ को याद करती थी कि वह मुझे आकर यहाँ से ले जाए, लेकिन शायद अब यह मुमकिन नहीं था और मेरी जिंदगी में यही सब लिख दिया गया था। मुझे इस घर में रहते हुए करीबन 1 महीने बीत गया था। तब अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। मुझे कभी उल्टियां आ रही थीं, कभी मैं बेहोश हो रही थी। वह लोग मेरी यह हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे और जब मेरा डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द माँ बनने वाली हूँ। यह बात तो उन लोगों के लिए ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें बहुत बड़ी खुशी दी हो। उस औरत ने मुझे बाकायदा गले से लगाया था और मेरा माथा चूमते हुए बोली थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी देने वाली हो। अपना बहुत ख्याल रखना और मेरे बच्चे का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अगर तुम्हारी तरफ से मुझे जरा भी शिकायत का मौका मिला तो याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ दूंगी। मेरा बच्चा तुम्हारे पास अमानत है। जबकि मैं हैरान थी, यह बच्चा मैं पैदा करने वाली थी, तो फिर यह बच्चा उसका कैसे हुआ? और जिस हुक से वह बोल रही थी उसकी बातों से यह लग रहा था कि यह बच्चा पैदा होते ही वह मुझसे मेरा बेटा या बेटी छीन लेगी। मेरी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, बस कमरे में खामोशी से उदास बैठी रहती थी। मेरा दिल बहुत दुखता था, मुझे तकलीफ होती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस घर से दूर चली जाऊं। उन लोगों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं इस कमरे में ही कैद होकर रह गई थी। मेरी शक्ल और सूरत ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। जब से मुझे यह खुशी सुनाई गई थी, शुक्र था कि वह आदमी मेरे करीब नहीं आता था और उस औरत ने भी मुझे यही कहा था कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा पति तुम्हारे पास नहीं आएगा और न ही तुम्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि असल दुख तो अब होना है। वह सब तो बस एक शुरुआत थी। उस औरत ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। वह सबको यह बात बताना चाहती थी कि वह प्रेग्नेंट है और मुझे उसने कमरे में ही रहने को बोली थी। पूरा घर सजाया जा रहा था, कहीं बलून लगाए जा रहे थे तो कहीं गुलाब की पत्तियां लगाई जा रही थीं। मैं सब होता हुआ देख रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जिस बच्चे के लिए सब कुछ हो रहा था, उसकी माँ अंदर कमरे में रो रही थी और नीचे सब बड़े पैमाने पर खुशी मना रहे थे, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और रात के वक्त मेहमान आने शुरू हो गए थे। शराब की पार्टी हो रही थी, हर तरफ खैखे लगाए जा रहे थे और मैं बालकनी में खड़ी यह सब कुछ उदास नजरों से देख रही थी। मैंने ऊपर वाले से दिल से दुआ की थी कि बस मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊं और अपने इस कच्ची मिट्टी के मकान में ही रहूं। वह ज्यादा सुकून भरी जिंदगी थी, यह जिंदगी तो मेरे लिए जहन्नुम भरी है। अक्सर मैं इस मिट्टी के मकान में दुआ करती थी कि मेरा भी कोई आलीशान महल हो और मैं इस छोटे से घर से निकल जाऊं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि वह छोटा सा घर ही मेरे लिए कितना जरूरी था। वहां पर कम से कम सुकून तो था, यहाँ पर सुकून नहीं, महज जिल्लत थी। दिन और तेजी से गुजरे थे और कब मेरा वक्त पूरा हुआ मुझे कोई इल्म नहीं था। आखिरी दिन भी मैंने अपने बच्चे को महसूस करके बहुत ज्यादा ऊपर वाले से दुआ की थी
कि ये बच्चा मेरे ही गोद में आए। लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए ख्वाब जैसा था। डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर बात की थी और फिर मेरी आंखें बंद हो गई थीं। लगभग सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मेरे पेट में मेरा बच्चा महसूस नहीं हो रहा था। मेरा ओवन ऑपरेशन हो गया था और मेरी औलाद पैदा हो गई थी। मुझे भगवान ने एक बेटे दिया था। मैंने ख्वाहिश की थी कि मुझे मेरा बेटा देखने दो, मुझे उसे अपनी गोद में लेने दो। लेकिन किसी ने भी मेरी तकलीफ को नहीं समझा था और न ही मेरे जज्बात की कदर की थी, बल्कि उस मालकिन की गोद में मेरा बच्चा डाल दिया गया था। और 1 साल बाद मैंने अपनी मां को अपने सामने देखा था। वह और दिनों की हालत से अब काफी अच्छी हालत में थी। वह मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली थी, मैंने तुझे बहुत याद किया, मैं तेरे पास आना चाहती थी, तुझे प्यार करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था। इनका कहना था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक अपनी बेटी से नहीं मिल सकते हैं। यही वजह थी कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई। मैं अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गई थी। उन लोगों ने ही हमारे अस्पताल का सारा खर्चा उठाया था और फिर मैं अपनी माँ के साथ अपने घर आ गई थी। मेरी माँ ने उस कच्ची मिट्टी के बने हुए मकान को बहुत अच्छा बना लिया था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया था और सुकून से आकर लेट गई थी। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मुझे हर पल अपने बच्चे की याद आ रही थी। यहाँ आकर एक अलग सुकून मिला था, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने पास में अपना बच्चा महसूस नहीं कर पा रही थी और ये मेरे लिए बहुत गमों से भरा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरे ऑपरेशन को लगभग 2 महीने का वक्त बीत गया था जब अचानक एक दिन मेरी माँ दोबारा ऐसे ही हड़बड़ाई हुई घर में दाखिल हुई थी और मुझे जल्दी से चादर ओढ़ने का बोलकर अपने पीछे आने को कहने लगी थी। मैं भी खामोशी से माँ के पीछे चल पड़ी थी। मुझे आज भी मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। आज भी माँ मुझे एक औरत के पास ही लेकर आई थी, लेकिन वह औरत बहुत मेहरबान साबित हुई थी। उसने भी अपने शौहर से ही मुझे प्रेग्नेंट करवाया था और इस बार मेरे घर बेटी की पैदाइश हुई थी। मैं बहुत रोई थी, अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े थे कि मुझे इस तरह से बर्बाद न करो, भगवान के लिए मेरे हालत पर रहम करो। लेकिन किसी ने भी मेरी विनती नहीं सुनी थी। समय सरकता जा रहा था और मुझे इस घर में छोड़कर चले गए थे। यह घर भी उस पहली वाली औरत की तरह बहुत सुंदर था, मगर जिस मर्द के साथ मुझे नाजायज संबंध बनाना था वह आदमी बहुत अच्छा था और बहुत नेकदिल था। उसने मेरे साथ बिल्कुल भी बदसलूकी नहीं की थी। वह बहुत आराम से मेरे पास आता था और अपना काम पूरा करके खामोशी से चला जाता था। मैं भी उसे कुछ नहीं करती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे यही सब कुछ करना है। भगवान का शुक्र था, कुछ अरसे बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी। अब वह आदमी मेरे पास नहीं आता था। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने लगभग 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी को पैदा किया था। अब यही होने लगा था कि मेरी माँ मुझे कहीं न कहीं ले जाती थी और अमीरों को बच्चा पैदा करवा कर देती थी ताकि उनकी जायदाद का वारिस पैदा हो जाए। मगर बदसूरत न हो और मेरे बच्चे होते ही बहुत खूबसूरत थे। मैं अब तक 4 बच्चे पैदा कर चुकी थी। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी, मगर अब मुझे इस काम से घिन आने लगी थी। मेरी ममता तो मर गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं अपने बच्चे अपने हाथों से किसी और की गोद में डाल देती थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बेटे की याद आती थी। इसके अलावा मुझे कोई भी याद नहीं आया था, क्योंकि मुझे अपने बाकी 3 बच्चों से वो लगाव महसूस ही नहीं हुआ था जो मुझे पहली दफा हुआ था। ये बात हकीकत है। माँ बाप के लिए पहली औलाद बहुत ज्यादा मायने रखती है। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी माँ को जब जब मैंने इनकार किया है तब उसने मेरे ऊपर डंडा उठाया है। यही वजह है कि मैं आज तक अपनी माँ को मना नहीं कर पाई थी और उससे हमेशा ही डरती आई हूँ। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। कई दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं जब भी छत पर जाती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि किसी की निगाहें मुझे देखे जा रही हैं। लेकिन किसकी? उस इंसान को चाह कर भी मैं ढूंढ नहीं पाई थी। आज छुट्टी का दिन था। हम लोगों ने अपना घर बदल लिया था और अब एक अच्छे इलाके में रहने लगे थे। मैं छत पर चली गई थी। काफी सारे मर्द छत पर ही मौजूद अपनी अपनी कामों में मशरूफ थे। तब अचानक मेरी निगाह हमारे साथ वाली छत पर गई थी, जहां पर एक लड़का खड़ा हुआ था और मुझे ही टुकुर टुकुर देखता जा रहा था। न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने उसको देखकर हाथ हिला दिया था। मेरा यह करना था कि वह फौरन मेरी तरफ चला आ रहा था। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं फौरन नीचे आ गई थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। माँ हमेशा की तरह काम से बाहर गई हुई थी। यकीनन वह मेरे लिए कोई नया ग्राहक लेने गई थी, जबकि मेरा दिल अब इस काम से बिल्कुल मुर्दा होता जा रहा था।
अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं हैरान थी कि भला इस वक्त कौन आ गया है। मैं फौरन दरवाजे के पास जाकर सवालिया लहजे में बोली, कौन है? तब अचानक एक मर्दाना आवाज आई थी और वह किसी और की नहीं बल्कि हमारे बराबर वाले लड़के की थी। वह मुझे मुखातिब करते हुए बोला था, अभी जिसको आप हाय करके आई हैं। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा था। ये मेरे दरवाजे पर क्यों आ गया था? मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात घूमने लगे थे। मेरा सांस ढौंकने की मानिंद चल रहा था। घबराहट हद से ज्यादा थी। मैंने खामोशी से दरवाजा खोल दिया था। न जाने क्यों मुझे उसका होना बहुत अजीब लग रहा था। मैं आज तक 4 मर्दों के करीब चली गई थी, लेकिन जो एहसास मुझे इस मर्द को देखकर जाग उठा था वो आज तक कभी किसी और को देखकर नहीं आया था। वो मुझे देखते हुए बोला था, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। काफी दिन से बात करना चाहता था लेकिन आपसे डरता था, मगर आज आपकी तरफ से रिस्पॉन्स देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, उसे अंदर आने दूं या नहीं, मगर कुछ सोचकर मैंने उसे अंदर आने दे दिया था। जब इंसान को किसी चीज से खुशी हासिल हो रही होती है तो फिर उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो हमारे घर पर काफी देर तक बैठा रहा और उसने मुझसे एक ही बात कही थी कि जब से मैंने आपको अपने घर के पास रहते हुए देखा है तब से मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहता हूं। मैं आपको पसंद करने लगा हूं और आपसे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। आपको मैं दुनिया जहान की खुशियां दूंगा, मगर आप बस मुझसे शादी कर लें और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि मैं हैरान थी कि भला मैं उसको क्या जवाब देती। वो लड़का देखने में भी अच्छा था और कमा भी था। क्या मुझे उसको हाँ कर देनी चाहिए थी? मगर फिलहाल मैं खामोश ही रही और उससे वक्त मांग लिया था। मैंने उसे इनकार नहीं किया था। उसने अपना नंबर मुझे दे दिया था। अब हम दोनों के दरमियान रोज बात होने लगी थी। तकरीबन 2 हफ्ते हमने लगातार बात की थी और इस 2 हफ्ते के दरमियान मैं इतना समझ गई थी कि ये इंसान वाकई में अलग है। उसने मुझे बहुत अहमियत दी थी। लम्हा ब लम्हा मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उसके लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती हूँ। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी अम्मा मुझे एक बार फिर जोर देने लगी थी, लेकिन अब मेरी बस हो गई थी। मैंने हार कर उस लड़के को हाँ बोल दी थी और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मयंक फौरन ही राजी हो गया था और अगली सुबह ही हमारे घर आ गया था। मेरी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। मैंने मयंक को देखते ही उसे अपने गले से लगा लिया था और उसे देखते हुए घबराकर बोली थी, मुझे जल्दी से यहां से ले जाओ, वरना मेरी माँ फिर मुझे किसी और के हवाले कर देगी। मैंने इन 2 हफ्तों के दरमियान अपने ऊपर गुजरी हर दास्तान मयंक को बता दी थी। मुझे बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझे अपने साथ लेकर घर से बाहर आ गया था। उसने मुझसे कहा था कि हम आज के आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। मैं हैरान हुई थी और मयंक को देखते हुए बोली थी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मेरी माँ आ गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वो मुझे तुमसे कभी भी शादी करने नहीं देंगी क्योंकि उन्होंने मुझे अपना बिजनेस बना लिया है। मगर मयंक का कहना था कि वो हर हाल में मुझे किसी से मिलवाएंगे, वरना वो मुझसे शादी नहीं कर पाएंगे। जबकि मैं हैरान थी और मयंक के साथ जाने को राजी हो गई थी। वो मुझे लेकर एक घर के पास आया था। हम दोनों ने बहुत लंबा सफर तय किया। मैं अब थोड़ी सही भी थी क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर आ गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मैं मयंक के साथ उस दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अंदर जाऊं या नहीं, या फिर यहीं से लौट जाऊं। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा था। तब मैं डरते हुए बोली थी, अंदर कौन है? मुझे पहले बताओ तो सही। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी थी, बस खामोशी से मुझे अंदर ले गया था। घर में बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ क्या है। वो मुझे लेकर ऊपर बने हुए कमरे में आया था और सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई थी। मेरे कदमों तले जमीन निकल चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रही हूं वो हकीकत है। मैं बेयकीन होकर बोली थी, नहीं मयंक, जो मैं देख रही हूं वो सच नहीं है। तुम बोल दो, ये झूठ है। मगर मयंक ने मुझे फौरन अपने सीने से लगा लिया था। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। सामने मेरी माँ की तस्वीर लगी हुई थी और उस पर माला चढ़ा हुआ था। मेरी माँ का देहांत हो गया था और वो इस दुनिया में मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदमों तले जमीन निकल गई है। मयंक ने बताया था कि आज वो मुझसे शादी करने का इरादा ही रखता था, लेकिन एकदम उसके किसी दोस्त ने फोन करके बताया था कि उसकी होने वाली सास बीच सड़क पर पड़ी हुई है। और जब मैं उस जगह पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी
और मैं पहुंचने में वक्त जाया कर चुका था। मैंने फौरन ही उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया था, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ये मेरा ही घर है और यहाँ पर मैं अपनी फैमिली बसाऊंगा। जबकि मैं उस रात बहुत रोई थी। मेरी माँ जैसी भी थी, लेकिन उसने मुझे पैदा किया था और हमेशा मेरा ख्याल रखा था। हाँ, उसने मुझे अपने फायदे की खातिर इस्तेमाल किया था और ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को सच्चे दिल से माफ कर दिया था। इस दौरान मयंक ने मेरा बहुत साथ दिया था। हम दोनों ने शादी कर ली थी और अब मैं मयंक के साथ उसके इसी घर में रहती हूँ जहां पर मेरी माँ की तस्वीर लगी हुई है। मेरी जिंदगी थोड़ी बहाल हो गई है और ऊपर वाले ने मुझे एक औलाद से गोद भर दिया, मगर अब मुझ में दोबारा बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं है। मयंक का कहना है कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इंसान की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब ऊपर वाला उसके सब्र का फल जरूर देगा। इंसान की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब ऊपर वाला उसके सब्र का फल जरूर देता है। 11 डन। जिस तरह की तकलीफ मैंने अपना पहला बच्चा पैदा करने में उठाई थी, वो तकलीफ आज तक मैंने कभी महसूस नहीं की थी, और जो लगाव मुझे उस बच्चे से था वो कभी मुझे हुआ ही नहीं था। मुझे और मयंक को तकरीबन 4 साल हो गए हैं और आज मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि वो मुझे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ कि वो बड़ा होकर कैसा हो गया है और उसके तौर तरीके कैसे हैं। मैं उसके घर पहुंच गई थी। मैं तकरीबन 10 साल बाद इस जगह पर आई थी। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था और घबराहट भी हद से ज्यादा थी। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो गार्ड ने मुझे रोक दिया था और मुझसे पूछताछ करने लगा था कि मैं कौन हूं। मैंने महज इतना ही कहा था कि जाकर अपनी मालकिन को बताओ कि राधा आई है, जबकि उन लोगों ने फौरन मेरे बारे में बता दिया। ये करने की देर थी कि मुझे अंदर बुला लिया गया था। मैं अंदर गई तो सामने ही मेरा बेटा खड़ा हुआ था और मुझे अजनबी निगाहों से देख रहा था। वो शायद कहीं जा रहा था, अपने पापा के साथ मौजूद था। उसके बाप ने मुझ पर एक नज़र डाली थी। वो मेरे पास आना चाहता था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करके वापस उस घर से निकल गई थी। मैं सिर्फ अपने बेटे को देखना चाहती थी और आज उसकी आंखों में अजनबीपन देखकर मैं 100 मौत मर गई थी। मैंने कितना उसके लिए इंतजार किया था। मैं समझी थी कि शायद वो मुझे देखकर महसूस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी अजनबी निगाहें मुझे खत्म कर चुकी थीं और मैं वापस मयंक के पास आ गई थी। घर आकर मैं अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोई थी, जो मेरी और मयंक की औलाद था। मैं अब बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मयंक से मोहब्बत है और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। जो मैंने अपने जिंदगी में गलतियां की हैं, तो उन सब को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।